दोस्तों, जैसे जैसे समय बदलता जाता है, बहुत सारी चीजें बदलती हैं और जो चैलेंज हमारे सामने आते हैं, उनके नए नए सॉल्यूशंस भी सामने आते हैं। समय रहते हमें भी उन सॉल्यूशंस को समझना चाहिए। आज के दौर का सबसे बड़ा चैलेंज है डिस्ट्रैक्शन, टाइम को मैनेज न कर पाना और प्रोडक्टिव न हो पाना। इसी चैलेंज को सॉल्व करने के लिए जो नई थ्योरी, जो नया कॉन्सेप्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है माइंड मैनेजमेंट, न कि टाइम मैनेजमेंट। आज की बुक समरी है माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट, प्रोडक्टिविटी व्हेन क्रिएटिविटी मैटर्स, जिसे लिखा है डेविड कड़वी ने। डेविड कड़वी एक राइटर और पॉडकास्टर है। वो लोगों को उनके क्रिएटिव काम में प्रोडक्टिव बनने में मदद करते हैं। उनकी बुक्स की 1 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी है। डेविड टेड टॉक्स, द पोस्ट और ऑब्जर्वर में भी आ चुके हैं। बात यह है कि कई बुक्स और स्पीकर्स ये बताते हैं कि अपने समय का अच्छे से इस्तेमाल कैसे किया जाए। वे आपसे कहते हैं, ये करो, वो करो। लेकिन सच्चाई यह है कि चीजों को पूरा करने का टाइम मैनेजमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने माइंड को कैसे मैनेज करते हैं। ये समरी माइंड मैनेजमेंट को पाने के लिए आपको कुछ सिंपल और पावरफुल टेक्निक सिखाने वाली है। तो आइए, बिना देर किए शुरू करते हैं माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट, प्रोडक्टिविटी व्हेन क्रिएटिविटी मैटर्स बाय डेविड कड़वी। आप इसे अपने चारों ओर देखते हैं। रोज लोग पैसा कमाने की भागदौड़ में लगे रहते हैं, इसलिए आपको हर एक सेकंड को सही जगह पर इस्तेमाल करना चाहिए। पैसा कमाने के लिए आप अपना कैलेंडर अलग अलग एक्टिविटीज से इस कदर भर देते हैं कि आपके पास आराम करने का वक्त ही नहीं बचता। इतना ही नहीं, आजकल तो लोग मल्टीटास्किंग भी करने लगे हैं, जैसे लंच करते हुए ईमेल का जवाब देना। क्या यही हसल कल्चर है जिसका हिस्सा बनकर सभी गर्व महसूस करते हैं? क्या हमेशा थकात का रहना, गुस्सा करना या परेशान महसूस करना आम बात हो गई है? ये समरी ये साबित कर देगी कि टाइम मैनेजमेंट अब किसी काम का नहीं रहा और इससे आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। आप ये सीखेंगे कि माइंड मैनेजमेंट सक्सेस पाने और किसी भी काम को पूरा करने में कैसे मदद कर सकता है। आप ये भी समझेंगे कि कुछ पाने के लिए आपको किसी भी तरह की जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। टाइम मैनेजमेंट नहीं, माइंड मैनेजमेंट अपने गोल्स को पाने का बेहतर तरीका है। पहला चैप्टर, माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट। इस बुक के ऑथर डेविड कड़वी खुद को एक राइटर नहीं मानते थे। उन्हें बचपन से लिखने का कोई खास शौक नहीं था। लेकिन एक दिन उन्हें ऐसी बुक डील ऑफर की गई जिसे कोई बेवकूफी ठुकरा सकता था। इसलिए डेविड ने अपनी लाइफ को इस तरह प्लान किया कि वे एक बुक लिख सकें। सबसे पहले उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि उनके पास बुक लिखने के लिए अच्छा खासा टाइम हो। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ डिनर और दूसरे प्लान्स कैंसिल कर दिए और उनकी जगह अपने राइटिंग सेशंस को रखने लगे। डेविड ने डेट्स पर जाना भी छोड़ दिया, यहां तक कि अपनी ग्रोसरी और खाना भी घर पर डिलीवर करवाने लगे। उन्होंने अपनी बुक लिखने पर पूरा फोकस किया। एक राइटर के दिमाग में शब्दों का जैसे एक पिटारा होता है, पर वे शब्दों के साथ खेल जाते हैं। लेकिन डेविड के लिए यह सब इतना नेचुरल या आसान नहीं था। जब वे लिखने बैठते तो एक शब्द भी नहीं लिख पाते थे और ना जाने कंप्यूटर के सामने बैठे बैठे कितने घंटे निकल जाते थे। फिर उन्हें खुद पर प्रेशर महसूस होने लगा। डेविड को अगले कुछ हफ्तों में बुक का 25% काम खत्म करके पब्लिशर को दिखाना था। अगर वे ऐसा नहीं कर पाते तो डील कैंसिल हो सकती थी। डेविड अपनी फैमिली और दोस्तों को निराश नहीं करना चाहते थे। बड़बड़ाते हुए उन्होंने कोस्टा रिका में एक रिट्रीट ज्वाइन करने का फैसला किया। वे जानते थे कि वहां जाकर भी वे कुछ नहीं लिख पाएंगे। क्या इसका मतलब यह है कि रिट्रीट ज्वाइन करने से उन्हें पछतावा हुआ? हां, बिल्कुल हुआ। लेकिन डेविड ने सोचा कि शायद जगह बदलने से उन्हें राइटर्स ब्लॉक से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। डेविड को रिट्रीट के लिए हां कहने के बाद पछतावा होने लगा और वे अपने घर से बाहर निकल गए। वे अपनी फ्रस्ट्रेशन को दूर करना चाहते थे। तब उनकी मुलाकात डिएगो से हुई। डिएगो रोड के दूसरी तरफ थे
और उन्होंने डेविड को ऐसे बुलाया जैसे वे दोनों दोस्त हों। डिएगो ने हाथ से इशारा करते हुए डेविड को बुलाया और उनसे स्पेनिश में बात करने लगे। डेविड बेवकूफ की तरह नहीं दिखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने डिएगो की बात का जवाब दिया। डिएगो से बात करने पर डेविड को पता चला कि डिएगो बस बातचीत करना चाहते थे। उन्हें बीच पर घूमना और बारिश का मौसम बेहद पसंद था। उनकी बातें ज्यादा लंबी नहीं चली, लेकिन डेविड को इसके बाद काफी अच्छा महसूस हुआ। जब डेविड घर लौटे तो वे फिर से कंप्यूटर के सामने बैठ गए। अगले 1 घंटे में वे पहला चैप्टर लिखने में कामयाब रहे। तब डेविड को समझ में आया कि ऐसा क्या हुआ था जिससे वे लिख पाने में सफल हुए। इसकी वजह लिखने के लिए समय निकालना नहीं था। टाइम मैनेजमेंट अब कारगर नहीं रहा। आपको टाइम की नहीं, बल्कि लिखने के लिए सही मेंटल स्टेट में होने की जरूरत है। इसे ही डेविड माइंड मैनेजमेंट कहते हैं। माइंड मैनेजमेंट का मतलब है अपनी क्रिएटिव एनर्जी को प्राथमिकता देना, लेकिन यह आपका वक्त भी बर्बाद कर सकता है। नेक्स्ट चैप्टर, क्रिएटिव स्वीट स्पॉट। क्रिएटिव होना कोई ऐसी चीज नहीं है जो आसानी से आपके अंदर आ जाए। यह कोई ग्रोसरी नहीं है जिसे आप खरीद कर ला सकते हैं। क्रिएटिविटी की प्रोसेस में वक्त लगता है। डेविड क्रिएटिव मोड में घुसने के लिए 2 तरह की थिंकिंग का इस्तेमाल करते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग, जब विचार बिखरे हुए होते हैं। कन्वर्जेंट थिंकिंग, जब विचारों को एक जगह जोड़कर स्पष्ट रूप दिया जाता है। अच्छे क्रिएटिव आइडियाज बनाने के लिए दोनों थिंकिंग प्रोसेस की जरूरत होती है। अपने फाइनल प्रोडक्ट को ब्रिलियंट बनाने के लिए आपको सबसे बेहतरीन आइडियाज की जरूरत है, पर आप इन आइडियाज को कैसे ढूंढेंगे? इसका उत्तर है अपने क्रिएटिव स्पॉट को पहचान कर। आपका क्रिएटिव स्पॉट उस वक्त और उस जगह के बारे में बताता है जिसमें आप अपना बेस्ट क्रिएटिव काम कर पाते हैं। क्रिएटिव काम ऐसी चीज नहीं है जिसे आप किसी गाइड बुक की मदद से कर सकते हैं। इसमें कोई लॉजिक या कोई मैथमेटिकल फार्मूला काम नहीं आता। क्रिएटिव वर्क एक अनोखा थॉट प्रोसेस है जिसे हम अक्सर इनसाइट कहते हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट के मुताबिक इनसाइट अचानक हुए एहसास या नजरिए में बदलाव को कहते हैं। इसे यूरेका मूवमेंट भी कहा जाता है, जो तब होता है जब आपको अचानक से कोई ब्रिलियंट प्लान या आइडिया आता है। जैसे अगर आप कोई गाना लिख रहे हैं और अचानक से एक परफेक्ट लिरिक्स मिल जाए, या आप अपनी कहानी का एक परफेक्ट प्लॉट ढूंढ निकालें। अपने क्रिएटिव स्पॉट को ढूंढना आसान हो सकता है यदि आप अपने माइंड मैनेजमेंट पर ध्यान दें। यह टाइम मैनेजमेंट नहीं बल्कि माइंड मैनेजमेंट का विषय है। आपकी एनर्जी पूरे दिन एक जैसी नहीं रहती। जैसे नौकरी में बहुत सी एनर्जी खर्च होती है, वैसे ही दोस्तों के साथ सोशलाइज करना, पेंटिंग करना या उपन्यास लिखना भी बहुत एनर्जी ले सकता है। इसलिए दिन के उस सही वक्त को पहचानें जब आपके अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। आपको अपने सिस्टम यानी अपने स्लिप साइकिल से भी तालमेल बनाकर रखना होगा। अगर आप एक रात अच्छे से नहीं सोएंगे तो आपका स्लिप डेप्थ बढ़ जाता है, जिससे आपकी एनर्जी कम हो जाती है। रिसर्च के अनुसार दोपहर के शुरुआती वक्त लगभग 2 बजे हमारी बॉडी क्लॉक हमें सुस्त और थका हुआ महसूस कराती है। इसीलिए अपनी बॉडी क्लॉक को समझकर ही अपने काम को बेहतर ढंग से मैनेज किया जा सकता है। बेस्ट वायलिन प्लेयर्स, मशहूर लेखक वर्जीनिया वुल्फ और साइकोलॉजिस्ट B.F. स्किनर जैसे लोग सुबह के समय सबसे ज्यादा फोकस होते हैं और इसी दौरान अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को अंजाम देते हैं। डेविड ने फर्स्ट ओवर रूल को अपनाकर अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया। इस नियम के तहत आपको अपने दिन का पहला घंटा अपने सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर लगाना चाहिए। इससे आलस्य से बचा जा सकता है और काम जल्दी पूरा होता है। क्रिएटिविटी का प्रोसेस सिर्फ लिखने या पेंटिंग करने तक सीमित नहीं है। सोशल साइकोलॉजिस्ट ग्राहम वॉलिस ने क्रिएटिविटी के 4 स्टेज बताए हैं। प्रिपरेशन, तैयारी। इस स्टेज में आप अपने प्रोजेक्ट के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। इनक्यूबेशन, ये वो स्टेज है जब आप अपने प्रोजेक्ट पर एक्टिव होकर काम नहीं करते बल्कि अपने दिमाग को आराम देते हैं। इल्यूमिनेशन, ये यूरेका मोमेंट होता है जब अचानक से कोई बेहतरीन आइडिया आता है। वेरिफिकेशन,
इस स्टेज में आप अपने आइडिया को परखते हैं और उसमें सुधार करते हैं। पॉल मैककार्टनी का मशहूर गाना यस्टरडे इसी प्रक्रिया से होकर गुजरा था। उन्होंने सपने में धुन सुनी और जागने के तुरंत बाद उसे पियानो पर बजाया, लेकिन उन्होंने 1.5 साल इस बात की पुष्टि करने में लगा दिए कि यह धुन ओरिजिनल थी। उन्होंने गाने की लिरिक्स, ट्यून और अरेंजमेंट को सुधारने में बहुत मेहनत की। डेविड का कोई स्ट्रिक्ट नियम नहीं था, लेकिन वो अपने लिखने के सही मूड में आने के लिए कुछ खास जगहों और रूटीन का पालन करते थे। वो जॉन हैडक सेंटर के 19वें फ्लोर पर बैठकर अपने विचारों को अरेंज करते थे। इसी तरह अगर आप अपने क्रिएटिव स्पॉट और मेंटल स्टेट को पहचान ले, तो आपका क्रिएटिव वर्क और भी प्रभावी और ब्रिलियंट बन सकता है। दूसरा है एक्सप्लोर मेंटल स्टेट। यह रिसर्च करने के बारे में नहीं है, बल्कि इसमें स्पेसिफिक सवालों के स्पेसिफिक जवाब देने की जरूरत नहीं होती। एक्सप्लोर मेंटल स्टेट में आपको अपनी जिज्ञासा को खुला छोड़ना होता है और इसके लिए गिल्टी महसूस करने की जरूरत नहीं होती। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप कुछ पेंट करने की सोच रहे हैं। आपको क्या पेंट करना है, इस पर रिसर्च करते करते आप पेंटिंग की पूरी हिस्ट्री पर डॉक्यूमेंट्री देखने लगते हैं। यह आपकी क्यूरियोसिटी को आजाद करने का तरीका है। तीसरा है रिसर्च मेंटल स्टेट। यह वो स्टेट है जहां आप स्पेसिफिक सवालों के जवाब ढूंढते हैं। डेविड ज्यादातर इसी स्टेट में रहते हैं। वे रिसर्च करते हैं कि एक चैप्टर को कैसे बनाया जाए या फिर अपनी बुक में लिखी गई बातों को कैसे वेरीफाई किया जाए। चौथा है जनरेट मेंटल स्टेट। यह वो स्टेट है जहां आप अपने आइडियाज को जोड़कर कुछ नया बनाते हैं, जैसे अपना पहला ड्राफ्ट लिखना। पांचवा है पॉलिश मेंटल स्टेट। इस स्टेज में आप अपने काम को एडिट और रिफाइन करते हैं। उदाहरण के लिए, आप अपने लिखे गए सेंटेंसेस को चेक करते हैं कि वे सही अर्थ व्यक्त कर रहे हैं या नहीं, या फिर पेंटिंग में किसी रंग को और गहरा या हल्का करने की जरूरत है। छठा है एडमिनिस्ट्रेटिव मेंटल स्टेट। आप हमेशा अपने क्रिएटिव काम पर फोकस नहीं कर सकते। आपकी कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं, जैसे बिल भरना या परिवार के साथ समय बिताना। यह स्टेट इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको अपनी लाइफ के दूसरे एरिया पर भी ध्यान देना होता है। आखिर में आता है रिचार्ज मेंटल स्टेट। इसमें आपको खुद को आराम देने और रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। एक दिन की छुट्टी लेना, वेकेशन पर जाना, मसाज करवाना या मजेदार वीडियो देखना इसके कुछ उदाहरण हो सकते हैं। क्रिएटिव साइकिल डेविड का रूटीन अनोखा था। वे रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक अपनी बुक पर काम करते थे, फिर सोते और दोपहर में किसी कैफे में जाकर तब तक काम करते जब तक वो बंद न हो जाए। इसे डेविड का क्रिएटिव साइकिल कहा जाता है। क्रिएटिव साइकिल में 4 स्टेज होते हैं: प्रिपरेशन, रिसर्च और डेटा कलेक्ट करना। इनक्यूबेशन, जब आप जानकारी को प्रोसेस करने के लिए ब्रेक लेते हैं। इल्यूमिनेशन, अचानक एक आहा मोमेंट आना जब सही आइडिया मिल जाए। वेरिफिकेशन, अपने आइडिया को परखना और उसे सुधारना। बैट नाम की एक क्रिएटर रात में रिसर्च करती है, फिर सोने के बाद नए आइडिया के साथ उठती है और दोपहर में अपने गाने को एडिट करती है। यह क्रिएटिव साइकिल का उदाहरण है। क्रिएटिव सिस्टम डेविड को अपने पॉडकास्ट के लिए एक बड़े लेखक से इंटरव्यू करना था, लेकिन कई बाधाएं थी। कंस्ट्रक्शन का शोर, नया शहर और शेड्यूल बदलने की असंभवता। लेकिन डेविड का क्रिएटिव सिस्टम सक्रिय हुआ और उन्होंने समाधान निकाल लिया। क्रिएटिव सिस्टम एक रिपीटिंग प्रोसेस है जो आपकी मेंटल एनर्जी को ध्यान में रखते हुए आपको अगले स्टेप्स तय करने में मदद करता है। मिनिमम क्रिएटिव डोज और ओपन लूप क्रिएटिव सिस्टम में मिनिमम क्रिएटिव डोज होता है वो सबसे छोटी चीज जो आप अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, जैसे एक लेखक के लिए दिन में सिर्फ एक पैराग्राफ लिखना। यह आपको गिल्ट महसूस करने से बचाता है और निरंतर प्रगति में मदद करता है। ओपन लूप भी एक असरदार टूल है। जैसे अगर आप अपनी बिल्ली के लिए खाना खरीदना भूल जाते हैं, तो आपका दिमाग बार बार इसे याद करता है जब तक कि आप इसे खरीद न लें। यह आपकी क्रिएटिविटी को बनाए रखने का भी एक तरीका है। निष्कर्ष, माइंड मैनेजमेंट का मतलब सही मेंटल स्टेट में काम करना है।
अपने क्रिएटिव स्वीट स्पॉट को पहचान कर आप बेहतर काम कर सकते हैं। क्रिएटिविटी के 4 स्टेज होते हैं: प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन और वेरिफिकेशन। 7 मेंटल स्टेट्स होते हैं: प्रायोरिटी, एक्सप्लोर, रिसर्च, जनरेट, पॉलिश, एडमिनिस्ट्रेट और रिचार्ज। क्रिएटिव साइकिल काम और आराम का संतुलन बनाने में मदद करता है। क्रिएटिव सिस्टम आपकी क्रिएटिविटी को बनाए रखने के लिए एक रूपरेखा तैयार करता है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में धीरे धीरे काम करने का भी अपना महत्व है। जैसा कि कहावत है, बड़ी चीजें उन्हीं को मिलती हैं जो उसके लिए इंतजार करते हैं। अपने क्रिएटिव प्रोसेस को एंजॉय करें और जल्दबाजी न करें।